दोस्तों नमस्कार, ये सिद्धार्थ क्लासेस है और मैं शैलेंद्र कुमार। तो दोस्तों आज के वीडियो में प्रस्तुत है नागपुरी भाषा का व्याकरण भाग 2 वर्ण विचार, जो JSCC CGL एक्साइज कांस्टेबल JTET एवं अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार हमरे देख चुकी कि भाषा कर मूल आधार मुंह से निकले वाला ध्वनि मन है कै बोले के समय मुंह से निकलल ध्वनि मन के हूबहू लिखे के लिए हमारे लिपि कर इस्तेमाल करेला। सार्थक ध्वनि मन के सुपट ढंग से लिखल जाए, एकर ले कुछ संकेत चिन्ह चाहे अक्षर बनायल जाए है, जेके व्याकरणिक रूप में वर्ण कहल जाएला। दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि भाषा का मूल आधार मुंह से निकलने वाली ध्वनि है और बोलते समय मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि है उसे हूबहू लिखने के लिए लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। सार्थक ध्वनि के सुस्पष्ट ढंग से लिखा जाता है, जिसके लिए कुछ संकेत चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है और उस संकेत चिन्ह को हम लोग अक्षर या वर्ण कहा जाता है व्याकरण की भाषा में। दोस्तों आगे देखते हैं। उच्चरित रूप ध्वनि कहायला, जबकि लिखित रूप वर्ण चाहे अक्षर कहायला। जो उच्चरित होता है मतलब आवाज़ जो निकलती है उसको हम लोग ध्वनि मात्र कहते हैं, और उसी को अगर लिखित रूप दे दिया जाए तो वह अक्षर या वर्ण कहा जाता है। हर लिपि कर विशेषता उकर ध्वनि संकेत चाहे अक्षर चाहे वर्ण में समायल रहेला। नागपुरी भाषा के लिखे ले कई ठो लिपि मनक, जिसे कई थी बंगला, उड़िया, रोमन और देवनागरी व्यवहार होलक, मगर सौ से सुविधा देवनागरी लिपि में लिखे के लिए होलक। दोस्तों नागपुरी भाषा को लिखने के लिए कई लिपियों का प्रयोग किया गया, जैसे कई थी बांग्ला, उड़िया, रोमन और देवनागरी, लेकिन सबसे सुविधाजनक देवनागरी लिपि को ही माना गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। कोनो भाषा में जब हमरे वर्ण विचार करीला तो लिपि के ध्यान में रखे पड़ेला। लिपि कर आंतरिक विशेषता अनुसार वर्ण कर विशेषता होला, जे उकर ले प्रचलित वर्णमाला में छुपल रहेला। दोस्तों भाषा जब कोई भाषा की हम लोग बात करते हैं, उसके वर्ण विचार करते हैं तो लिपि को ध्यान में भी रखा जाता है, और लिपि के ही अंतर्गत इसकी विशेषता, वर्ण की विशेषता जो उसके अंतर्गत प्रचलित वर्णमाला में छुपा हुआ रहता है। नागपुरी लिखे के लिए हमरे देवनागरी लिपि के कुछ अपवाद कर साथ व्यवहार करेला, जे इकर विशेषता बन जाएला। देवनागरी लिपि में लिखे के लागिन बनल संकेत चिन्ह के वर्ण कहल जाएला, जबकि रोमन लिपि में इके लेटर कहल जाएला। दोस्तों नागपुरी लिखने के लिए हम लोग देवनागरी लिपि के कुछ अपवाद के साथ साथ इसका व्यवहार करते हैं, जो इसकी विशेषता बन जाती है। देवनागरी लिपि में लिखने के लिए बने हुए संकेत चिन्हों के वर्ण कहेंगे, जबकि रोमन लिपि में इसे लेटर कहा जाता है। ध्वनि और वर्ण के समझे के लिए एक उदाहरण देखल जा सकेला, जैसे क हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ, जैसे कि कलम। तो ये ध्वनि है दोस्तों, और इसको लिखित रूप दे दिया गया तो यह वर्ण का रूप ले लिया। नेक्स्ट, यदि ई के बोलल जाए या उच्चारित करल जाए तो ई के ध्वनि कहल जाई, और जब ई के लिखित रूप में व्यवहार करल जाई तो ई वर्ण चाहे अक्षर कहाई। वर्ण मनक क्रमबद्ध रूप में वर्णमाला कहल जाएला। ई चलते वर्णमाला कर विशेषता वर्ण विशेषता कहाएला। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि कहा गया है इसमें कि यदि इसे बोला जाए या उच्चारित किया जाए, उच्चारण किया जाए तो इसे ध्वनि कहेंगे, और इसे लिखित रूप में अगर व्यवहारित किया जाएगा तो इसे वर्ण कहेंगे या अक्षर कहेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध रूप के वर्णमाला कहेंगे, और इसी के कारण वर्णमाला का विशेषता वर्ण विशेषता कहा जाने लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, शब्द से वर्ण मनक जुदा जुदा देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पेज में भी कुछ होगा इसके बारे में। शब्द से वर्ण मनक जुदा जुदा करेक्ट तरीका। शब्द से वर्ण मनक जुदा जुदा का मतलब यहाँ दोस्तों है अलग अलग। जुदा जुदा का अर्थ है यहाँ पर अलग अलग।
जुदा जुदा करेक्ट कर तरीका के वर्ण विच्छेद कहल जाला। दोस्तों शब्द से सभी वर्णों को अलग अलग करने की जो विधि होगी वो वर्ण विच्छेद कही जाएगी। जब कोनो भाषा कर ध्वनि चाहे वर्ण संबंधी बात होएला तो दुइयो एक सिक्का कर पहलू बन जाएला। अगर जब हम लोग बात करते हैं भाषा की तो ध्वनि और वर्ण जो है जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह से ये भी पहलू बन जाता है। इस चलते दुइयों पर विचार करें ध्वनि चाहे वर्ण विशेषता है के, इसीलिए दोनों पर विचार करना ही ध्वनि चाहे वर्ण विशेषता हो जाता है। आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं नागपुरी वर्ण चाहे ध्वनि मानक वर्गीकरण। नागपुरी वर्णों का या इनकी ध्वनियों का जो है वर्ण वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो इनके 3 आधार पर देखे परंपरा है। इसको 3 तरह से हम लोग बांट सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं दोस्तों 3 तरह किस प्रकार से है। तो पहला है सुने कर आधार पर, सुनने के आधार पर, उच्चारण ठाव कर आधार पर, उच्चारण करने के आधार पर, और प्रयत्न कर अनुसार, मतलब प्रयत्न करने के अनुसार। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि वो सुनने के आधार पर क्या होता है। क में दिया गया है सुने कर आधार पर, इकर आधार पर 2 रूप है। सुनने के आधार पर कितने रूप है वर्ण का, तो 2 ठो रूप है। और उनमें से 2 ठो रूप कौन कौन सा है, एक स्वर वर्ण है, दूसरा व्यंजन वर्ण है। दोस्तों स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर्ण वर्ण देखिए स्वर उ ध्वनि है कहे जे स्वतंत्र रीति से उच्चारित होना ना, इकर उच्चारण में वायु मार्ग में कोनो गतिरोध नहीं आवेला। नागपुरी में मूल स्वर 8 हैं। दोस्तों स्वर की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है कि स्वर उस ध्वनि को कहा जाता है जिसका उच्चारण करने के लिए स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है और इसके उच्चारण में वायु मार्ग में कोनो गतिरोध पैदा नहीं होता है। नागपुरी भाषा के वर्णों में स्वर वर्णों की संख्या 8 है। जैसे यहाँ देखेंगे 8 को कौन कौन से हैं, तो अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्घौ ए ओ, ये 8 स्वर वर्ण होते हैं। लेकिन इन 8 स्वर वर्णों में से मात्रा कर नजर से स्वर 2 किस्म कर आए हैं। दोस्तों मात्रा के अनुसार अगर स्वर की बात करें तो 2 तरह का होता है, 2 किस्म का है। जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत के आवे ना, तो अ हर्षई हर्षौ, ये 3 गो जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आए हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ दीर्घई दीर्घऊ ए ओ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आवेला। इसके बाद दोस्तों है व्यंजन वर्ण। आइए व्यंजन वर्ण देखेंगे। व्यंजन वर्ण उ वर्ण है के जेकर उच्चारण में मुख विवर से वायु कम चाहे बेसी अवरोधित होए के निकलेला। दोस्तों व्यंजन वर्ण के उच्चारण करते समय मुख से जो आवाज़ हवा निकलती है कम निकलती है चाहे ज़्यादा निकलती है, लेकिन अवरोधित हो करके ही निकलती है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग इसका उच्चारण करने के लिए। तो ये व्यंजन वर्णों के समूह के अंदर कौन कौन आते हैं, तो आपको क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ मूर्धन, और यहाँ पर इसको हम लोग ड़ ढ को इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि कुछ देवनागरी का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या के तुलना में अगर नागपुरी वर्णों की बात करें तो यहाँ पर कुछ कम वर्णों की उपयोगिता है, प्रयोग दिसेला ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों उच्चारण ठाव कर आधार पर। दूसरा है उच्चारण ठाव कर आधार पर इकर से मतलब ध्वनि मानक उच्चारण मुंह कर कौन अंग से होएला। यहाँ देख सकते हैं उच्चारण ठाव मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर भी वर्णों को बांटा गया है। यहाँ पर कहने का मतलब उच्चारण स्थान के मुंह के किस अंग से जो है जिस उच्चारण किया जा सकता है। तो ये देखते हैं। उच्चारण स्वर का अगर उच्चारण करें तो उच्चारण में जीभ कर भाग कर उपयोग करके आधार पर देख सकते हो, जीभ के प्रयोग करने के आधार पर स्वरों को किस प्रकार उच्चारित किया जाता है। तो अग्र स्वर कहल जाएला, केकरा केकरा कहल जाएला, तो हर्षई बड़ी ए के अग्र स्वर कहल जाएला। मध्य स्वर अ, सिर्फ अ को मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर आ उ बड़ी उ ओ कर इमन का पश्च स्वर कह जाएला। व्यंजन कर भी उच्चारण ठाव के आधार पर वर्गीकरण
करल जाएला, जेके यहाँ रौरे देखब। जैसे ओठ, ओठ के द्वारा प फ ब भ म व। दांत, दंतोष्ठ, दांत के द्वारा व फ, दांत त थ द ध। वर्त्स्य न र ल दंस ज। तालव्य, तालु के द्वारा च छ ज झ। मूर्धन्य ट ठ ड ढ अड़ अढ़। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि यहाँ पर ढ के जगह पर अढ़ लिख दिया है और ये आगे पीछे कर दिया गया है। दोस्तों इसको कोऑपरेट कर देंगे। इसके बाद कंठ, कंठ के द्वारा कौन है, देखिए यहाँ पर क ख ग घ अंग। स्वर यंत्रमुखी, ह का उच्चारण करेला स्वर तंत्र का प्रयोग होएला। तो दोस्तों हम लोग हिंदी में भी जानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वर्गीकरण किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रयत्न कर अनुसार, प्रयत्न करने के अनुसार, इसको परिभाषा देख सकते हैं। कोनो ध्वनि कर उच्चारण में मुख्य अवयव मन द्वारा जे कोशिश करल जाला उके प्रयत्न कहल जाला। जैसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी ध्वनि को अगर उच्चारण करने के लिए किसी भी अंग के द्वारा अगर उच्चारण करने का प्रयास किया जाता है, कोशिश किया जाता है, तो उसी को हम लोग प्रयत्न कहते हैं। जैसे समृद्ध, स्वरों का अगर उच्चारण किया जाए तो समृद्ध, जीव बहुत ऊंच उठल रहेला। समृद्ध स्वर का उच्चारण करे ले जीव बहुत ऊंच उठल रहेला। जैसे दोनों ई और दोनों उ। अर्ध समृद्ध, जीव उच्च मध्य ठाव में रहेला, उच्च और फिर मध्य ठाव में रहेला। इके उच्चारण करे खातिर स्वर के उच्चारण करल जाला, जैसे ए ओ। अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत, जीव नीचे तथा मध्य ठाव में रहेला। अ, इके उच्चारण करे खातिर अर्ध विपरीत यानी कि अ के कहल जाला। विपरीत, जीव नीचे ठाव में रहेला और एकर अंतर्गत आ आवेला। इसके बाद दोस्तों, एकर बाद व्यंजन, प्रयत्न कर आधार पर एकर 8 वर्ण होना। अगर प्रयत्न की बात करें, प्रयत्न के आधार पर तो व्यंजन वर्णों को 8 प्रकार बांटा जाता है। जैसे पहला है कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। और इसके अतिरिक्त च छ ज झ भी आता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों, एक अतिरिक्त जो है स्पर्श व्यंजन च छ ज झ को स्पर्श संघर्षी के भी नाम से जाना जाता है, जानल जाएला। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन दंश कर संघर्षी व्यंजन जानल जाला। इसके बाद चौथा अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत अंग न म कर अनुनासिक व्यंजन कहल जाला। पार्श्विक व्यंजन ल कर पार्श्विक व्यंजन कहल जाला। उच्छिप्त व्यंजन ड़ और ढ़। दोस्तों रावरे यहाँ देख सकीला मिसप्रिंट हो गए है कि ड़ के अंग लिख दे के और ढ़ के ठ लिख दे के, तो यहाँ पर ड़ और ढ़ हुई। इसके बाद अर्धस्वर, अर्धस्वर किकरा कहल जाएला, तो इकर उच्चारण में जीव समृद्ध से विपरीत ठाव में जाएला। जैसे का के उच्चारण करत ले जीव विपरीत ठाव में जाएला। और खा, जैसे बहुत सारे ऐसे स्वर है कि जेकर उच्चारण करे खातिर अर्धस्वर के नाम से जानल जाला है के, और एकर उच्चारण करत ले विपरीत ठाव में जीव जाएला। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्वर तंत्री और काकल कर आधार पर भी व्यंजन मनक बंटवारा करल जाएला। अगर हिंदी में इसकी बात करें हम लोग, तो स्वर तंत्री यानी घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को भी बांटा जाता है। तो हिंदी में हम लोग जानते हैं इसको। आइए देखते हैं स्वर तंत्री यानी घोषत्व के अनुसार। तो घोषत्व के अनुसार घोष व्यंजन, घोष व्यंजन, घोष व्यंजन कौन कौन आते हैं, तो ये है घोष व्यंजन ग घ अंग, ज झ ड ढ द ध न ब भ म य र ल व ह। ये
घोष व्यंजन के अंतर्गत आवेला। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन क ख च छ त थ प फ ट ठ स। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क ख अघोष के अंतर्गत जो है सभी वर्ग के, चारों वर्ग के क ख क वर्ग च वर्ग तथा त वर्ग प वर्ग यानी पांचों वर्ग के जो है कि पहला और दूसरा वर्ण है के जेके अघोष व्यंजन कहल जाएला। अगर वही हम लोग बात करें पीछे घोष, घोष की बात करें तो तीसरा चौथा वर्ण के, और यहाँ पर द ध न यानी कि पांचवा तक भी शामिल है एक में। आगे काकल कर अनुसार, दोस्तों प्राणत्व के अनुसार, काकल का मतलब यहाँ पर हुआ प्राणत्व के अनुसार। यहाँ देखेंगे जे व्यंजन मनक उच्चारण में कम हवा और जे व्यंजन मनक उच्चारण में बगरा हवा मुंह से निकलेला ओके अल्प प्राण और महाप्राण रूप में वर्गीकृत करल जाएला। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम लोग, दोस्तों ये परिभाषा के अनुसार दिखेला कि जे वर्ण मनक के उच्चारण करे के लिए मुख से बगरा हवा निकलेला, बगरा मतलब बहुत हवा निकलती है, ओके अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में वर्गीकृत जाला। तो बगरा हवा निकलेगी तब हम लोग महाप्राण कहेंगे और कम हवा निकलेगी तब अल्प प्राण कहेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी मुख से कम हवा निकलेला जेके अल्प प्राण कहल जाला। एकर अंतर्गत क ग अंग, ठीक हिंदी की तरह से यहाँ भी है। विषम संख्याओं को हम लोग देख सकते हैं कि 1 3 5 विषम स्थान पर आने वाले अक्षर को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है दोस्तों अल्प प्राण। आगे यहाँ देख सकते हैं हम लोग अल्प प्राण के अंतर्गत क ग अंग च ज ट ड़ त द न प ब म य र ल व अल्प प्राण के अंतर्गत है। महाप्राण, महाप्राण के अंतर्गत ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ है। नोट, नोट में का लिखल है कहे के राउरी देखब स्वर, स्वर वर्ण में अल्प प्राण और महाप्राण कर भेद नहीं होएला। अगर स्वर वर्णों को भी हम लोग देखेंगे तो उसमें अल्प प्राण और महाप्राण नहीं वर्गीकृत करेंगे। यहाँ और क्या बात दिया गया है, नागपुरी ध्वनि मनक परिचय वर्ण मनक परिचय। अभी यहाँ देखेंगे, अभी दोस्तों हम लोग एक एक करके देख लेंगे तो स्वर को किस किस में रखा जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको देख लेंगे दोस्तों। अ को क्या कहेंगे, आ को क्या कहेंगे और इसका उच्चारण क्या होता है, कुछ शब्द इसको उदाहरण भी दिए गए हैं यहाँ पर, इसको आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए बड़ी ऊ ई समृद्ध पास स्वर है के और उकर तुलना में उच्च ठाव से उच्चरित होला, जैसे ऊन दूध, ये जो है समृद्ध पस स्वर भी, समृद्ध स्वर पस स्वर है के ऊंच ठाव से उच्चरित होला। कहाँ से उच्चारण होता है जीभ के, तो ऊंच ठाव से, जीभ ऊंचा उठा हुआ रहता है। हम लोग पीछे भी देखे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्या क्या कहते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं तो आपका मनोबल अगर मेरे साथ रहेगा तो और भी वीडियो बनाता रहूँगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज डालते हैं। इसी पेज में भी इसी तरह का है दोस्तों, हम लोग यहाँ देख सकते हैं सभी के बारे में दिया हुआ है कुछ न कुछ। और मेरे चैनल पे झारखंड स्पेशलिस्ट JSCCGL, एक्साइज कांस्टेबल, JTET, JPSC इत्यादि के लिए नागपुरी भाषा का व्याकरण का संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो एक एक करके वीडियो में हम बनाते रहेंगे। यहाँ देख सकते हैं इसको भी पढ़ेंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार के नाम से, जहां आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान के भाग 1 और 2 अपलोड कर दिए गए हैं, और इसी तरह के और भी आगे की भाग को हम अपलोड करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नीचे क्या है, हाँ, विसर्ग। विसर्ग की बात करें, ईश्वर यंत्रमुखी अघोष संघर्षी ध्वनि है के विसर्ग जो है ई स्वर यंत्रमुखी अघोष संघर्षी ध्वनि है के कौन सा ध्वनि है, तो अघोष संघर्षी ध्वनि है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, जो तत्सम शब्द मन में आवेला प्रातः फलतः ऊपरे देवल आधार पर नागपुरी में व्यवहार होए वाला देवनागरी लिपि कर वर्ण अक्षर कर जानकारी पावला। इकर में स्वर वर्ण कर दुई रूप प्रचलित आहे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तत्सम शब्द में जो विसर्ग है उसका तत्सम शब्दों में यानी संस्कृत वाले शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर का जो उदाहरण दिया गया है, यहाँ बताया गया है कि व्यवहार होने वाला देवनागरी लिपि कर वर्ण अक्षर कर जानकारी पावला। ये देवनागरी में हम लोग इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर उसका प्रयोग नहीं दिखता। स्वर वर्ण देखेंगे, ह्रस्व स्वर अ ई उ। यहाँ पर लिखा गया है कि नागपुरी भाषा में इकर व्यवहार सौब से बगरा होएला। अ कर उच्चारण अकाश आधार आवाज रूप में होएला। ई वर्ण एकदम खास है जे नागपुरी भाषा कर संस्कृति और विशेषता के जकड़ के राखे। इकर व्यवहार मात्रा रूप से बेसी वर्ण रूप में होएला, जे के अपनी हिति कर विशेषता कहल जाएला, जैसे राइत जाइत। दोस्तों यहाँ पर रात को राइत कहा गया है और जात को जाइत कहा गया है। दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि नागपुरी भाषा में इकर व्यवहार सबसे बगरम में सबसे ज़्यादा होता है। अ ई उ का जो है अधिक से अधिक प्रयोग होता है। किसी भी शब्द बनाने के लिए इन वर्णों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। और इसी के कारण इसको अपनिहित कर विशेषता कहल जाएगा, अपनिहिति विशेषता कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कल को यहाँ पर क्या लिखा गया है, काइल। शांत को यहाँ क्या लिखा गया है, शांत। दाल को यहाँ दाइल लिखते हैं। मत को मैत कहते हैं दोस्तों, कहते हैं मत जाओ, तो यहाँ पर कह सकते हैं मैत जाबे। यहाँ पर भर, यहाँ तो भैर। कर को कैर इत्यादि मन, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, उ कर उच्चारण उमन उसन उकर ऊपरे रूप में होएला और इकर मात्रा रूप कर व्यवहार हिंदी भाषा कर तुलना में बगरा होएला, जैसे दूध, कुल, ये सब। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि मूल मूद शुद्ध मन, ये मात्रा के रूप में भी इसका व्यवहार होता है। बगरा का मतलब बहुत होता है। आइए दोस्तों देखते हैं, नागपुरी भाषा का मूल विशेषता लिखित रूप में है ह्रस्व स्वर पर टिकल दिसेला से चलते इकर व्यवहार बगरा है। दोस्तों यहाँ नागपुरी भाषा की अगर बात करें तो मुख्य रूप से विशेषता क्या है लिखने में, तो इसमें ह्रस्व स्वर की अधिक विशेषता है कि ह्रस्व स्वर का अधिक से अधिक प्रयोग मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि दीर्घ स्वर आ ई, दीर्घ उ ए ओ कर व्यवहार सामान्य है, जेके मात्रा रूप में भी सामान्य उपयोग होएला। जैसे इसका प्रयोग जो हम लोग मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं यहाँ नागपुरी के अंतर्गत, लेकिन जो ह्रस्व स्वर थे उसका अधिक से अधिक प्रयोग दिखने को मिलता है। यहाँ देखते हैं ए अ व्यवहार असंगत मानल जाएला, जैसे अ की मात्रा जो है और अ कर मात्रा कर व्यवहार असंगत मानल जाएला। हे से चलते ई के लिखे में मात्रा अ रूप कर उपयोग नहीं होएला। दोस्तों अ की मात्रा और अ की मात्रा का उपयोग नागपुरी के अंतर्गत नहीं होता है। जरूरत पड़ले ई के भाषा संस्कृति और लेखन चलन कर अनुसार विकल्प ध्वनि कैसे लिखल जा सकेला, वैसे तैयार को तैयार और
नैतिक को नैतिक रूप में लिखल जाएला। यह लेखे अ कर मात्रा रूप भी औ के रूप में बदल जाएला। दोस्तों अ को भी हम लोग अ उ से लिखते हैं। जैसे औजार को औजार लिखेंगे, औरत को औरत लिखेंगे, मौलिक को मौलिक मौलिक लिखेंगे और भौगोलिक को भौगोलिक लिखा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अ की मात्रा का प्रयोग नागपुरी में नहीं दिखता है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है व्याकरणिक भाषा में अंग अ यानी अयोगवाह ध्वनि कहायना जेकर व्यवहार नागपुरी भाषा में ई लेखे होएला। यहाँ पर दोस्तों अंग और अह का जो व्यवहार है इस प्रकार से किया जाता है जैसे हम लोग अनुनासिक के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे अनुनासिक यानी सेमी नसल ई के चंद्र बिंदु कहल जाएला। हम लोग दोस्तों इसको चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। ई के लिखे के लिए पहले आवेक वाला वर्ण ऊपरे चंद्र बिंदु कर व्यवहार करल जाएला। दोस्तों इसको चंद्र बिंदु के रूप में यानी अक्षर के ऊपर लिख करके इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दांत, चांद, मुंह, हैं, आहें, करबे, जाबे, आबे, खाबे, नाचबे, लिखबे, देखबे इत्यादि मन। इस तरह से अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक कर प्रयोग करल जाएला। जैसे और आगे चलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार नसल ई के लिखे के लिए पहले कर वर्ण में अनुस्वार यानी कि अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में देवल जाएला। जैसे जंगल, मंगल, कलंक, साइंत, अंग, भंग, जंग, चंदन इत्यादि मन। दोस्तों अनुस्वर का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है तो अक्षर के ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर विसर्ग, कोलोन। विसर्ग के बारे में दिया गया है कि कोलोन इकर व्यवहार व्यंजन कर बाद होएला। जैसे दुख। दोस्तों इसका व्यवहार कहाँ पर होता है तो व्यंजन अक्षर के बाद ही होता है। जैसे दुख, यहाँ दोनों, यहाँ देखिए दु जो है व्यंजन है, उसके बाद जो है इसका विसर्ग का प्रयोग किया गया। अतः, फलतः इत्यादि मन इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। नोट, नोट के अंतर्गत देखें नागपुरी में विसर्ग कर व्यवहार तत्सब तद्भव शब्द में है आहे, अपन मूल शब्द में नहीं। दोस्तों यहाँ नागपुरी भाषा कर बात करल जाला तो रौरे देखब कि नागपुरी भाषा में विसर्ग कर व्यवहार तत्सम और तद्भव शब्द में ही देखल जाला, जबकि अपन मूल शब्द में नहीं दिखेला। दोस्तों इस यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि नागपुरी भाषा के अंतर्गत सभी शब्दों के साथ विसर्ग का प्रयोग नहीं मिलता है और नागपुरी भाषा में विशेष स्तर के तत्सम या तद्भव शब्दों को अगर लिखेंगे तब विसर्ग का प्रयोग मिलता है। यहाँ देखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के बारे में क्या दिया गया है कि नागपुरी व्यंजन वर्ण में 900 विशेषता यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों ध्यान से देखेंगे हम लोग कि मूर्धनी न, तालाब स, दंश मूर्धन स, छ, त्र, त्रज्ञ, स्र कर व्यवहार बोले चाहे लिखे में नहीं होएला। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी वर्ण दिए गए हैं इसका प्रयोग नागपुरी के अंतर्गत न ही बोलने का प्रयोग में लाया जाता है और न ही व्यवहार लिखने के व्यवहार में लाया जाता है। इकर से संबंधित ध्वनि मन नागपुरी में नखे ना। दोस्तों अगर इससे संबंधित कोई भी शब्द अगर बनता है नागपुरी के अंतर्गत तो इसका प्रयोग ही नहीं देखने को मिलता है। भाषा संस्कृति अनुसार जरूरत पड़ले क्रमशः ई के न, दंश, दंश, छ, त्र, ज्ञ, स्र रूप में लिखे भाषा कर नागपुरी करल जाएला। दोस्तों अगर इन वर्णों की बात करें जैसे मूर्धनी न, तालाब स, मूर्धन स, संयुग्य छ, त्र, ज्ञ, स्र इत्यादि की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर नागपुरी के अंतर्गत इसके जगह पर कौन आता है, मूर्धनी न के जगह पर दंत आता है, आपका दंत न आता है और जितने भी स है सभी के बदले में दंत स का प्रयोग किया जाता है और संयोगिया छ के बदले जो है नागपुरी के अंतर्गत छ का प्रयोग करते हैं और त्र का प्रयोग त और रग लिख करके करते हैं और ज्ञ का प्रयोग जैसे इसके अनुसार लिखते हैं ज्ञ और स्र का प्रयोग स र कर के रूप में लिखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर इन वर्णों का प्रयोग नागपुरी भाषा के अंतर्गत नहीं मिलता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन काहे के, तो अंतस्थ व्यंजन कहूँ कहूँ आपन रूप बदल लेवेला। अंतस्थ व्यंजन के प्रयोग के आधार पर बात करल जा सकेला कि एकर रूप जो है बदल जाएला। जैसे य कर प्रयोग ज के रूप में होएला, जैसे यजमान कर जजमान लिखल जाएला, योजना कर योजना लिखल जाला, यदि कर जदि लिखल जाएला। यहाँ र कर प्रयोग ल में होएला, और जैसे हल हर। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ल का प्रयोग र के रूप में होता है, ल का प्रयोग आपका र के रूप में होता है। जैसे हल को हम लोग को नागपुरी के अंतर्गत अगर लिखना होगा तो हर लिखेंगे। इस तरह से हल्दी को हरदी, फल को फर। यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा और बाकी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है व में विशेषता, व जो है ब के रूप में बदल जाएगा। जैसे विशेषता को पेट कट्टा ब लिख देते हैं, विशेषता। व्यवहार में क्या है, बेवहार हो जाता है, ब में बेवहार व्यवहार। विशेष का विशेषण, इस तरह से प्रयोग हो जाता है। तो व का प्रयोग जो है कि ब के रूप में किया जाता है, और या का प्रयोग अधिकतर ज के रूप में किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की कुछ बात करें तो हिंदी में हम लोग इसको जानते हैं छत्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। संयुक्त व्यंजन कर व्यवहार सुपटुआ नागपुरी में नखे, मतलब स्पष्ट रूप से अगर नागपुरी की बात करें तो उसमें छत्र ज्ञ स्र का प्रयोग नहीं दिखता है। नवा विकसित व्यंजन ढ कर व्यवहार सामान्य है, जबकि नागपुरी लिखे में रेफ कर व्यवहार समय और जरूरत के अनुसार होएला। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि अड़ और ढ का व्यवहार सामान्य है ना, सामान्य है मैंने इसका सामान्य रूप से प्रयोग मिल सकता है, जबकि नागपुरी लिखे में रेफ कर प्रयोग समय पढ़ने पर, जरूरत पड़ने पर, जो ऊपर हम लोग रेफ के रूप में लिखते हैं आधे अक्षर को, तो उसको मिलता है। जैसे ट्र, ये भी जो है कभी कभी मिल सकता है जरूरत पड़ने पर। और ड्र का साथ लागे वाला ध्वनि चिन्ह कर व्यवहार आगत शब्द में जरूरत के अनुसार होएला ना। दोस्तों आगत शब्दों में जरूरत के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कॉल आ गया था इसमें। आगे देखते हैं, ऊपरी देवल आधार पर कहल जा सकेला कि नागपुरी कर जे परंपरागत ध्वनि मन आहे उकर अनुसार देवनागरी लिपि कर वर्णमाला पूरी उपयोग नहीं होएला। कुछ अपवाद कर साथ हमरे इकर ध्वनियात्मक और वर्णमाला संबंधी विशेषता के व्यवहार करेला। ध्वनि संबंधी विशेषता भाषा कर निजी पहचान के बनाए में महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऊपर दिए गए जो भी चीज़ हम लोग देखें, अगर उसकी बात करें कह सकते तो है, तो नागपुरी का जो परंपरागत ध्वनि है, ध्वनिया जो है उसके अनुसार देवनागरी लिपि का जो वर्णमाला है पूरा उपयोग नहीं होता है। देवनागरी का जो वर्ण है सभी का नागपुरी में उपयोग नहीं दिखता है। कुछ अपवाद के साथ साथ हम लोगों इसका जो है ध्वनियात्मक यानी कि ध्वनि के रूप में वर्णमाला से संबंधित विशेषता के अनुसार व्यवहार करते हैं। ध्वनि के संबंधित विशेषता भाषा के निजी पहचान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार, ये जो है आपको जीके जीएस करंट अफेयर जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।